अस्सलाम वालेकुम। शानो एक गरीब लड़की थी। यूँ तो कलीम भी ज़्यादा अमीर न था, मगर मोहब्बत अंधी होती है। ये अमीरी गरीबी नहीं जानती। ये आग तो दिल से दिल तक जाती है। जब आग दोनों तरफ बराबर लगी तो कलीम ने शानो से शादी का फैसला कर लिया। इस लड़की के माँ बाप गरीब ज़रूर थे, मगर ये नखवत भरे लोग थे। कलीम और शानो की एक न सुनी और इनके अरमानों पर अपनी मुखालफत की जलती हुई राख डाल दी। कलीम के माँ बाप ने भी शानो से कलीम की शादी को एक नामुमकिन अमर करार दे दिया। कुछ दिनों तक वो दोनों बहुत नाशाद रहे। रंज का एक ऐसा समंदर इन दोनों के दिलों में मौजूद था, जिसमें वो गले गले डूब गए थे। मगर शानो की आहों ने कलीम का कलेजा शक कर डाला। वो अब रातों को जागता था, लंबी और सुनसान सड़कों पर चलता चला जाता, ये जाने बगैर कि ये राह किधर को जाती है। घर तो बहुत दूर रह जाता था और वो इंसानी बसेरों से भी परे निकल जाता। मुसाफत की ये थकन कोई देर के लिए दिल के दर्द को धीमा ज़रूर कर देती थी, लेकिन कुछ देर बाद ही ये दर्द ज़्यादा शिद्दत से उभरता और वो किसी वीराने में रेत के घरौंदे की मानद टह पड़ता। कलीम का एक दोस्त इन दिनों इसके साथ रहता था। वो उसकी हालत पर गमज़दा था। वो इसकी ढाढ़स बंधाने की कोशिश करता। कलीम ने नशे का सहारा लिया तो कमर ने उसे रोका, मगर वो बाज न आया और इस झूठे सहारे में पनाह ढूंढने लगा। तभी एक दिन कमर ने इसकी गैरत को जगाया और कहा कि जितना नशा कर लिया वो कर चुके, अब होश में आओ। मस्नूई नशा तो मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बे की तौहीन है। असल नशा तो खुद मोहब्बत है। यही वो वक्त है जब जुनून की कैफियत ताकत बन जाती है और आदमी वो सब कुछ कर गुजरता है जो वो करना चाहता है। एक तुम हो कि ज़ोर बाजू से शानों को अपना नहीं बना सकते। अफसोस है, तुमने इश्क व मोहब्बत दोनों का नाम डबो दिया है। यही नहीं, मर्दों का नाम भी डबो कर रख दिया है। इसके तानों ने जल्दी पर तेल का काम किया। कलीम को गोया उंगली पकड़ने की देर थी। वो समझा कि कमर ने उसकी मर्दानगी को ललकारा है। उसने फैसले के संगला को देखते देखते पार कर लिया। अपनी हिम्मत को जगाया तो अज़्म का अस्पताजी तरार हो गया। ये राह रो भी ताज़ियाना चाहता था। एड़ी लगी, सरपट तोड़ा और देखते ही देखते जुदाई के सहरा को अबूर करता हुआ मुरादों भरी मंजिल को जा लिया। सब मुखालफतों को वारे राह किया। शानों को भी कड़े तेवर दिखा कर कहा, ये रोना धोना छोड़ो, मोहब्बत है तो साथ दो। ऐसा कि आग के दरिया में तैरकर आसमान के इस किनारे तक चलना पड़े तो चलना होगा, वरना सोच लो कि मोहब्बत नहीं या हम नहीं। कलीम की तेवर देखकर शानो डर गई कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। बहरहाल इसने हामी भर ली और उन दोनों ने घर वालों की लाख मुखालफत के बावजूद निकाह कर लिया। शानो क्या मिली कि दुनिया मिल गई। उसका दिलो दिमाग सूरत तक बदल गई। हर शय हसीन और पुरकशिश हो गई। जिनकी मोहब्बत का जज्बा जुनून तक गया हो, वो जानते होंगे कि ये कैसा नशा होता है और अपनी मोहब्बत पाकर आदमी क्या से क्या हो जाता है। कलीम और शानो ने भी समझा कि इन्होंने एक दूसरे को पाकर कायनात को पा लिया है। इन्होंने अपना एक छोटा सा घर बसा लिया। एक पल भी वो एक दूसरे से जुदा ना होते थे। वक्त गुजरता गया और शानो एक बच्ची की माँ बन गई। कलीम में तो गोया दुगनी ताकत आ गई थी। अब वो डबल शिफ्ट में काम करने लगा ताकि बीवी और बच्ची को ज़िंदगी की हर सहूलत फराहम कर सके। बेटी की सूरत जब एक नन्ही सी मैना इसके बाग में चहकने लगी तो इसमें दो बंदों की मोहब्बत भर गई। वो अब समझता था कि इसके महकते चमन की बहार लाजवाल है। इस गुलशन को किसी की बदनज़र लग नहीं सकती और ना ख़िज़ा के सफ़ाक हाथ इसकी शादाबी तक पहुंच सकते हैं। ये एक ख्वाम ख्याल था। जैसे दुनिया की हर शय को ज़वाल है, खुशियों को भी ज़वाल होता है। कलीम की पुरमसरत दुनिया के शहाब पर वक्त से पहले ज़वाल शुरू हो गया और खुशी का ये चढ़ता चांद धीरे धीरे कहनाने लगा। एक रोज़ एक बदबख्त शख्स कलीम के घर आया, जो कि इसका सगा चाचा था। वो दुनिया का सताया हुआ और मुसीबत का मारा था। कलीम ने इससे तरस खाकर अपने घर में पनाह दे दी, मगर इस वीरानियों के अफियत ने एहसान का बदला यूं दिया कि कलीम का हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया। घर में दो खुश खुरम प्यार करने वाले आबाद हों तो कभी कभी तीसरा अपना भी गैर बन जाता है। जैसे प्यार में दो यार तो तीसरा खार कहलाता है। चाचा भी खार बनकर आया और इन मोहब्बत भरे गुलाबों के दरमियान रहने लगा। इन दिनों कलीम अपनी मेहनत की बदौलत बहुत अच्छा कमा रहा था। घर में खुशहाली थी। ये खुशहाली देख चाचा को धुआं लगा और फिर ये धुआं उसके दिमाग में भर गया। उसने चुभने के
सामान इस तरह फराहम किए कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई के बारे मंसूबे सोचने लगा। दरअसल वो चाहता था कि किसी तो और शानों को कलीम तलाक दे दे, फिर वो अपनी बेटी को उसकी दुल्हन बनाने की राह हमवार कर ले। औरत तो यूं भी कानों की कच्ची होती है और कभी कभार अकल की बूंदी भी साबित हो जाती है। शानो कुछ ज़्यादा ही नादान निकली। उसने चाचा की कलीम के मुतल्लिक चुगलियों और बदख्वाहियों के इस सैलाब को रोकने के बजाय मोहब्बत को कच्चा घड़ा बनाकर बदगुमानी के सैलाब के हवाले कर दिया। अब इन मियाँ बीवी में रोज़ झगड़ा रहने लगा। कलीम जब रात को शिफ्ट से लौटता तो शानो उसे जगड़ पड़ती, कभी उसके कपड़े सूंघती तो कभी इसके चेहरे पर लिपस्टिक के हल्के फुल्के आसार तलाश करने की कोशिश करती। वो हैरान होता कि शानो को क्या हो गया है, कहीं उसका दिमाग तो नहीं चल गया। वो उसे समझाता कि मेरी शर्ट पर जो बाल चिपका हुआ तुमने दरियावत किया है, ये तुम्हारा ही तो है, और आस्तीन पर लिपस्टिक का हल्का सा दाग, ये शर्ट भी तो तुमने ही मुझे अपने हाथों से इस्त्री करके दी थी। जाते वक्त तुम्हारा कंघा ही तो इस्तेमाल करता हूँ। दरअसल ये सारी कारस्तानियाँ जो तो चाचा की थीं, जिनसे ये दोनों अभी तक नावाकिफ थे। बहरहाल चाचा ने ऐसी कहानी गढ़कर शाना को सुनाई कि वो शोहर से बदगुमान होती चली गई, और वो हद आ गई जब वो उसे नफरत का इजहार करने लगी। एक रोज़ कलीम की कोट की जेब से एक लड़की की तस्वीर निकली, जो मौका पाकर खुद चाचा ने उसकी जेब में डाल दी थी। शानों के दिमाग में शक रासिख होकर यकीन में बदल गया कि ये कलीम रातों को ड्यूटी के बहाने इससे बेवफाई का मकतब हो रहा है। चाचा 100% सही कहते हैं। कलीम भी रोज़ रोज़ की किल से आजिज रहने लगा था। एक दिन उसने शानों पर हाथ उठा दिया तो वो रूठकर मैके चली गई। चाचा चाचा तो यही चाहता था। अब वो शानों के बारे में गलत बातें करके कलीम का दिल बुरा करने लगा। कहता कि शानों का घराना दरअसल गलत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और ये बेटियों की कमाई खाने वाले लोग हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकने को शेरपन के इलाके में आ बसे हैं, वरना पीछे से ये ठीक चलन के लोग नहीं हैं। शानों का बाप और माँ शादियों में नाच गाना करके बच्चों को परवरिश किया करते थे। अब तुम इन लोगों से नाता मत रखना, क्योंकि माजी में ये लोग मिरासी कहलाते थे। चाचा की ऐसी बातों ने जलती पर तेल का काम किया। सुलगता हुआ ज़हन और सुलग उठता था। ताहम कलीम को अपनी बच्ची से बहुत प्यार था। वह एक माँ भी उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर सका और शानों को लेने उसके इन रिश्तेदारों के घर चला गया, जहाँ वो रह रही थी। शानों के घर वाले तो अपनी पिछली तौहीन के इंतकाम में सुलग रहे थे। ये मौका उनके हाथ आया तो उन्होंने सोचा कि वार क्यों ख़ता जाने दिया जाए। बस जो ही कलीम शानों के मैके में गया, कदम रखते ही पहला वार खुद शानों ने ही किया और पास पड़ा गमला उठाकर कलीम को दे मारा। छोटे से इस गमले में सदाबहार के फूल लगे हुए थे, जो इसके मुंह पर लगे और गमला मिट्टी समेत फर्श पर जा पड़ा। गोया आज फूल आड़े आ गए, जो ढाल बन गए। अगर मिट्टी आंखों में पड़ जाती तो अंधेरा लाजमी था। बहरहाल हाथों और गर्दन पर जख्म आ गए। कलीम सोच भी न सकता था कि वो कभी यूं शानों के हाथों चोट खाएगा। दुश्मन पत्थर मारे और दोस्त फूल मारे तो दुश्मन के पत्थर से इतनी चोट नहीं लगती जिस कदर के दोस्त के मारे हुए फूल से लगती है। अभी वो इस कारवारी से सब भलने न पाया था कि शानों के घर वाले इस पर टूट पड़े। गोया वो एक इशारे के मुंतज़िर थे। उसका बाजू 2 जगह से टूट गया। टूटे हुए बाजू और किच्ची किच्ची दिल को समेट कर वो वहाँ से चला आया। उस रोज़ जान तो बच गई, मगर इज़्ज़त खाक में मिल गई। इज़्ज़त तो उसी दिन खाक में मिल गई थी जब उसने इन खाक नशीनों की लड़की को अपनी इज़्ज़त बनाकर घर में ला बसाया था। उस वक्त करीम के वालिद ने इसको बहुत समझाया था कि ये लोग मोहल्ले में नए आए हैं और इनके बारे में अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल रही हैं। जाने कैसा माजी है इनका। तुम यहाँ शादी से बाज रहो, मगर भला हो इश्क का, जिसने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। शानों के मैके वालों की इस मदारात के बाद वो अब अस्पताल में पहुंचा और इस वक्त को कोसता था कि जब वो शानों से मिला था, उससे मुलाकात की खातिर उसकी छत पर पिछली तरफ से फैलांग कर चढ़ता था। नहीं जानता था कि वो इतनी बुलंदी पर चढ़ने से गिरा तो जान भी जा सकती है। अब जान जा रही थी और तब इज़्ज़त जा रही थी, मगर इसको उस वक्त तो किसी किस्म की खसारे की परवाह न थी।
सच है, औरत की मोहब्बत आदमी को ख्वार करती है, लेकिन मशकूक ख़ानदान की लड़की की मोहब्बत उसे ज़लील ख्वार कर देती है। वह बस अस्पताल में तन्हा पड़ा उन्हीं सोचों के गतलेपन में डुबकियां लगा रहा था। अगर कोई आता था मिजाज पुरसी को तो वो चाचा थे, जो उस वक्त उसके बहुत ज़्यादा गमख्वार बने हुए थे। चाचा की बातें कुछ ज़्यादा ही शानों के किरदार के बारे इश्ताल अंगेज़ हुई जाती थीं। तभी कलीम को शक हुआ कि ये तमाम कारस्तानी इन्हीं की ना हो जिनकी बेटी से मैंने शादी से इनकार किया था। और फिर बेटे बहू से भी इनकी ऐसी ठनी कि वहाँ से निकाल दिए गए। और मैंने ये सोचकर घर में रख लिया कि मैं रात की ड्यूटी करता हूँ तो मेरी बीवी और बच्ची अकेले रहते हैं। चाचा बाप की जगह हैं, ये हमारे साथ रहेंगे तो मेरे अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। एक रोज़ चाचा अपनी बेटी शबनम को साथ ले आए और चाय वगैरह लाने के बहाने उसे कलीम के पास छोड़कर चले गए। तो पहली बार कलीम को अंदाज़ा हुआ कि इसका चाचा किसी सोची समझी स्कीम के तहत गेम खेल रहा है। भला मेरी आस्तीनों और कमीज़ पर लिपस्टिक के निशान कहाँ से आते थे, और मेरे कंघे में चमकीले ज़रे कौन लगाता था? सबसे बढ़कर लड़की की तस्वीर, जिसको कभी देखा भी न था, कहाँ से मेरे कोट की जेब में आई और किसने रख दी, जबकि हमारे घर में तो सिवाय चाचा के और कोई रहता भी न था। गुमान की धुंधली तस्वीर वाज़ह होने लगी और कलीम की समझ में पूरी बात आ गई। अब तो चाचा की शक्ल देख कर ही कलीम के दिल के ज़ख्म हरे हो जाते थे। जब अस्पताल से आए कोई दिन गुजरे तो वो शबनम को खाना पकाने के बहाने इसके घर लाने लगे। अब कलीम ने भी इनसे इंतकाम की ठान ली। एक दिन बोला, चाचा आपकी बेटी खाना कितना अच्छा बनाती है, क्या ये अच्छा हो अगर ये हमारे साथ हमेशा को रहने के लिए आ जाए? लेकिन आपकी बीवी और बेटे शायद नहीं मानेंगे। चाचा तो उसी दिन के मुंतज़िर थे। मेरी मानो तो शानों को बुला दो। इन लोगों ने जो सलूक तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारी जान के दर पे है, मगर इस हाल में अब कौन मुझे गले लगाएगा चाचा? करीम ने करह कर कहा, मैं लगाऊंगा बेटे, तुम क्यों परेशान होते हो, अपने ही तो अपने को गले लगाते हैं। इस जवाब पर कलीम दिल में हंसा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी बेटी से शादी करूंगा, मगर एक शर्त मेरी भी है। चाचा ने कहा कि ये ब्याह तुमको 7 दिन के अंदर अंदर करना होगा। ऐसा ना हो कि इन ढोल वालों की लड़की का भूत फिर से तुम्हें चिमट जाए। ठीक है चाचा, आप तैयारी करें। चाचा ने सर पर दौड़ भाग करके शादी की तैयारी कर ली। रूठी हुई बीवी और बेटों को भी मना लिया, गरचा वो हरगिज़ इस शादी पर राजी न थे, मगर बादल नवाखस्ता शामिल हो गए। यूँ चाचा ने अपनी दानस्त में चाल में कामयाब होकर बेटी कलीम को ठुका दी। इसने भी सिर्फ एक शक का बंधन बांधा। अगले दिन कहा कि तुम्हारी लड़की तो मुझसे ब्याह पर राजी ही नहीं थी, तुमने तो ज़बरदस्ती इसकी मुझसे शादी कराई। वो रात भर रोती रही कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। यूँ भी लड़की 18 साल की हो तो कानून की नज़र में बालिग होती है, जबकि शबनम अभी 16 साल की है। 2 साल और इंतज़ार कर लेते तो क्या बुरा था। अब इसको अपने घर बिठाओ, और अब जब आपके घर ये बैठकर आंसू बहाएगी तो समझ जाओगे किसी का घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं होती। इस बात पर सभी कलीम से नाराज़ हो गए। सभी ने कहा कि कलीम बड़ा जालिम निकला, एक बीवी को न बसाया और दूसरी बेचारी कमसिन को एक शब के बाद ही इसके मैके ला बिठाया। कलीम ने मगर दिल के कान और आंखों के दरवाजे बंद कर लिए। अब वो था यह दिल दीवाना जो हर दम शानों का नाम लेता था। एक रोज़ अचानक एक दोस्त की बहन की शादी में शानों को देखा तो खुद पर काबू न रख सका और उसको आवाज़ देकर बुलाया, खुदारा नाराज़गी ख़त्म कर दो और वापस आ जाओ। वो बोली, मैं तो एक मिरासी की बेटी हूँ, गाने नाचने और ढोल बजाने वालों की लड़की हूँ, तुम्हारे घर आकर क्या करूँगी? तुम तो इज़्ज़तदार हो, मेरी तुम्हारे जैसे शरीफ घर में जगह कहाँ? शानो, ताने ना मारो, मुझे बर्बाद करो ना खुद को। तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मेरा घर और मेरे बगैर तुम्हारा दिल आबाद नहीं हो सकते। फिर अपनी और मेरी दुनिया में इतनी वीरानियाँ बांटने से क्या हासिल? ये तो सब चाचा की कारस्तानियाँ थीं, और तुम गोया अकल से पैदल थे क्या? दूसरी बीवी से इतनी जल्दी दिल भर गया? क्या वो 2 शहज़ाद तुम्हारा घर आबाद नहीं कर सकी? मैं तो ढोल बजाने वालों की लड़की और वो शरीफों की औलाद। मेरा जो मकाम था मैं वहाँ हूँ, उसका जो वो मकाम है उसको दो। मैंने कहा ना, मुझे तंग मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत से शिकस्त खुदा होकर मैं सारी दुनिया के चमन उजाड़ डालूं। दिल में अंधेरा हो जाए तो आदमी कदम कदम पर ठोकरें खाने लगता है। मेरी बच्ची से तो मुझे मिला दो,
اتنے دن ہو گئے ہیں میری آنکھوں کو اس کی شپیاں نے ٹھنڈک نہیں پہنچائی، بچے بھی دوسری بیوی سے جا کر پیدا کرو۔ وہ بے رحم ہو کر بولی، تیرے لیے تیری بچی مر گئی ہے۔ جب ساری التجائیں ناکام ہو گئیں تو اس کے اندر کا شکست خودآرا مرد ایک ناگ کی مانند پھنکارنے لگا، آخری بار پوچھتا ہوں، کیا میری بچی کو تو مجھ سے ملواؤ گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی، نہیں، اب تو میں اس سے ڈھول بجواؤں گی، وہ شادیوں میں گائے گی، ناچے گی۔ یہ سن کر کلیم نے چھری اٹھا لی جو سامنے پڑی تھی، اس پر حملہ کر دیا۔ وار چوک گیا، شانوں کے چاند سے چہرے پر گہرا زخم آ گیا۔ اس کا خون بہتا دیکھ کر کلیم گھبرا گیا، اسے چکر سا آ گیا۔ تب اس نے جانا کہ میں نے کیا غضب کر دیا، جی چاہا کہ یہی چھری یک بارگی اپنے دل میں اتار لے۔ شادی کی تقریب ماند پڑ گئی، لوگ شانوں کو اسپتال لے گئے اور وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اب وہ سوچتا تھا کہ شانو میرے پاس تھی تو میں غریب ہو کر بھی غریب نہ تھا، مسرت اور سکون سے میرے دل کی تجوری بھری ہوئی تھی۔ اب وہ نہیں ہے تو میں خوشحال ہو کر بھی غریب ہوں کہ اس کی محبت کے خزانے سے محروم ہوں۔ کاش کوئی میری ساری دولت لے لے اور میری بیوی اور بچی کو مجھے لوٹا دے۔ انسان کی ذرا سی غلطی کبھی کبھی اس کو اس قدر ویران کر دیتی ہے، وہ ساری عمر پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی کلیم کے دل سے پوچھے جس کا گھر اور دل دونوں آج بھی ویران ہیں۔